नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत। साथियों, आज एक ऐसी कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है तुम्हारा ममता मशीनरी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी काम क्या करती है, किसी भी IPO का हम रिव्यू करते हैं साथियों, तो हमारा एक सबसे कॉमन सा सवाल होता है कि भाई वो जिस जिस कंपनी में हम पैसा लगाने जा रहे हैं, जनरली वो काम क्या करती है। क्योंकि सबसे पहले हमें उस कंपनी का बिजनेस समझ में आना चाहिए। अगर आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ पा रहे हो तो आपको IPO में एप्लीकेशन लगाने का फ़ायदा है। अन्यथा अगर आपको ये मालूम नहीं है कि वो कंपनी काम क्या करती है या जिस बिज़नेस में है वो बिज़नेस की फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है, आप इस तरह से अगर कुछ भी देख के कहीं भी कुछ भी खरीदोगे या IPO लगाओगे तो नुकसान कर लोगे। अभी जो आज लिस्ट हुई है तुम्हारी विशाल मेगा मॉल, जिसने कि लगभग 50% का रनअप दिया है, मतलब 50% के GMP के साथ ओपन हुई है। और जो तुम्हारा मोबीक्विक जैसे PM तुम्हारा फ़ोनपे वगैरह और पेटीएम वगैरह का इस तरह का सिमिलर बिजनेस है, उसने भी लगभग 80% के जैसा लिस्टिंग गेन दिया है। जनरली मैं प्रमोटर का बात ही कर रहा था कि अपने जो यूज़र हैं उन सबसे बोल रहा था कि अगर आपकी कंपनी का बिज़नेस समझ में आ रहा है, बिज़नेस हमेशा चलने वाला है, तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। ये 100% है। हम बात करने जा रहे हैं ममता मशीनरी की। अब बात करते हैं ममता मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, ये कंपनी काम क्या करती है। इसका तो जो बिज़नेस है ना, ये क्या है कि जो बिस्किट आपने देखे होंगे, नमकीन या कुरकुरे या बच्चों के जो प्रोडक्ट आते हैं, उनके जो जिसमें पैकेट में एक तरह से पैकेट पैक करने वाली जो चीज़ होती है ना, मतलब पाउच, वो बनाती है। उसकी मशीन वगैरह को बनाने का ये काम करती है ममता मशीन प्राइवेट लिमिटेड जो है। जैसा आपने देखा होगा ना, जो अपना SME वो छोटे लेवल पे अपना व्यापार चालू करना चाहते हैं, इस तरह से उनको ये मशीन प्रोवाइड करती है। और छोटे कुरकुरे बिस्किट उन्हें पैक करने के लिए मशीन एक अलग लगती है, वो मशीन बनाती है कंपनी। इसी के जो अडोर वेल्डिंग या रजो करके एक कंपनी है, वो इसकी सिमिलर कंपनी है, ऐसी ही कंपनी है। अब ये तो हमने समझ लिया कि हम समझ लेते हैं कि कंपनी का IPO कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में खुला रहेगा। तो IPO साथियों 19 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। 19 दिसंबर को ये ओपन होगा और 23 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 24 दिसंबर को अलॉट होंगे। आपको हुआ है या नहीं हुआ है ये पता चल जाएगा 24 दिसंबर को। और जिसको शेयर मिल जाएंगे उसके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 26 दिसंबर को। अगर इसको IPO नहीं लगता है तो उसके अकाउंट में 26 दिसंबर को ही रिफ़ंड कर दिया जाएगा। लिस्टिंग की बात करें तो 27 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। अगर रजिस्ट्रार की बात करें कि ये किस रजिस्ट्रार पे इसकी वो देखनी है कि आपको IPO में एप्लीकेशन लगी है नहीं लगी है, तो एक लिंकिन टाइम है। बेसिकली लिंकिन टाइम है, तो वो सबसे लेट आने वाला एक रजिस्ट्रार है, उसका सबसे लेट ही इन्फॉर्म आती है। IPO समझ लिया हमने कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में खुला रहेगा। समझ लेते हैं कि कंपनी IPO के जरिए कितने रुपये जुटाना चाहती है। तो कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए 179 करोड़ रुपया IPO के जरिए जुटाना चाहती है। ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा प्रमोटरों की जेब में जाने वाला है। ये कंपनी की बात है। अब थोड़ा रेटिंग की बात कर लें कि कितने कोटा किसके प्रसाद रखा गया है। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो बड़े निवेशक होते हैं, उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। जो छोटे निवेशक होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर हम बात करें रिटेल की, तो रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। जो इस कंपनी में काम करते हैं, जो ममता मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, उनके लिए 12 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। कंपनी की अगर बात करें कि कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1979 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं और काफ़ी पुराना मैनेजमेंट है। होल्डिंग की बात करें कि होल्डिंग कितनी रह जाने वाली है प्रमोटरों के पास में, तो IPO से पहले प्रमोटरों के पास में लगभग 92% की होल्डिंग थी। जो आफ्टर IPO, मतलब ये IPO में जो अपनी बेचने के बाद इनकी होल्डिंग जो बनेगी, वो लगभग 60% होल्डिंग बनेगी, जो काफ़ी हेल्दी होल्डिंग मानी जाती है। बात करेंगे इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, तो इस कंपनी के जो मालिक हैं ना, वो है तुम्हारे महेंद्र पटेल, चंद्रकांत पटेल, नैना पटेल और तुम्हारा भगवती पटेल और ममता LLP। एक जैसे प्राइवेट लिमिटेड होता है, ऐसे किसी के नाम से आप LLP फर्म बनवा सकते हो। ममता LLP ये इस कंपनी का प्रमोटर है। अब हम समझ लेते हैं कि आफ्टर IPO, मतलब IPO आने के बाद इस कंपनी की वैल्यू क्या बनेगी। तो लगभग 600 करोड़ रुपये जैसे इस कंपनी की ऑल ओवर वैल्यू बन के आएगी।
ये तो समझ लिया कि कंपनी की हमने ऑल ओवर सभी चीज़ समझ ली। हम NSE BSE पे दोनों पर लिस्ट होगी, क्योंकि ममता प्राइवेट लिमिटेड जो ममता मशीनरी है मैन बोर्ड कंपनी है, GM पे अच्छा चल रहा है। और इस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई की बात करें तो लगभग 197 कर्मचारी कंपनी के अंदर काम करते हैं। और लगभग आप ये मान के चलो कि 37% से जो ज़्यादा रेवेन्यू, मतलब लगभग 40%, 37 से 40% रेवेन्यू कंपनी का बाहर के देशों से आता है, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो यहीं से आता है। 75 देशों में इस कंपनी का काम है, लगभग 75 देशों में। और ये मान के चलो 800 मशीन इन्होंने साउथ अफ्रीका में दी है, 100 मशीन इन्होंने USA में दी हैं, और 100 मशीन इन्होंने यूरोप में दी हैं। ऐसा करके ये जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, उसको अलग अलग देशों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस कंपनी का लगभग 75 देशों में काम है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कंपनी के एसेट वगैरह पर नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी के जो एसेट 2022 में 182 करोड़ हुआ करते थे, 2023 में 216 करोड़ हो गए, और 2024 में 288 करोड़ हो गए। तो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जाती है भाई। तुम्हारा 182 करोड़, 216 करोड़, 228 करोड़, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ है तुम्हारे एसेट में। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी का 146 करोड़ था 2022 में, 192 करोड़ रुपये हो गया 2023 में, और लगभग 200 करोड़ रुपया हो गया 2024 में। तो रेवेन्यू में भी सस्टेनेबल ग्रोथ है। ऐसी ग्रोथ बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अब चूँकि जो जेन्युइन बिजनेस होते हैं उनमें ऐसी ग्रोथ हमेशा मिलती है। ऐसी ग्रोथ को जो आप निवेशक होकर अगर ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप पैसा बना लोगे। बात करें प्रॉफिट की, तो इस कंपनी को 2022 में लगभग 10 करोड़ 45 लाख का प्रॉफिट था। 2023 में इस कंपनी को 21 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट हो गया, और जो 2024 की बात करें तो लगभग 22 करोड़ 51 लाख रुपए का इस कंपनी को प्रॉफिट है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है कि कंपनी का जो एसेट है, जो एसेट क्या होता है पहले ये समझ लो। एसेट मतलब जो आपके घर में कोई धरोहर है जिसे आप बढ़ाते जा रहे हो। एसेट बढ़ना हमेशा कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन माना जाता है। इसके एसेट जो है वो सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन। टॉप लाइन मतलब कि आपने पिछले साल 10 मशीन बेची, उससे पिछले साल आपने 8 बेची थी, उससे पिछले साल आपने 7 बेची थी। तो ऐसे ही अगर आप हर साल 10% या 15%, 20% के CAGR से, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के, CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये ध्यान रखना। बार बार मैं CAGR का वर्ड्स का यूज करता हूँ तो हो सकता है कुछ लोग समझे कि यार ये CAGR क्या होता है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब जिस ग्रोथ से आप सालाना अपनी ग्रोथ कर रहे हो। जैसे ऐसा समझो, किसी व्यक्ति ने पिछले 5 साल में 10% से CAGR से ग्रोथ की है, तो उसको आप कैसे मानोगे? मतलब वो 10,000 रुपये का धंधा किया उसने, कब? 2022 में। 2023 में उसने 11,000 का धंधा किया। 2024 में उसने 12,100 का धंधा किया। 2025 में उसने 13,300 का धंधा किया। तो अगर वो 10% का CAGR से ग्रोथ कर रहा है तो सस्टेनेबल ग्रोथ मानी जाती है। ठीक है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब हम समझ लेते हैं कि पर्पज़ ऑफ IPO क्या है, कि IPO क्यों लाना चाह रहे हैं, इसका पर्पज़ क्या है। तो क्या है कि IPO को पुराने प्रमोटरों को एग्जिट देना चाहते हैं। मतलब जो पुराने निवेशक हैं, जब जैसा जो प्राइवेट इक्विटी होती है, जब शुरू में जब कंपनी को चालू करता है आदमी तो पैसा लगाता है, जब उसको एग्जिट देना होता है कि यार एक काम करो, मेरे को आप एग्जिट दिलाओ, मैंने आपकी कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए थे या 1 करोड़ रुपए लगाए थे, अब आपकी ये कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर रही है तो मैं चाहता हूँ कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। कितना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? बोले यार मेरे 1 करोड़ की वैल्यू आज की डेट में 30 करोड़ हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें से 5 करोड़ रुपये निकाल लूँ मैं। तो बोले ठीक है। तो ये इनका जो पर्पज़ ऑफ IPO है, ये अपने प्रमोटरों को, जो पुराने प्रमोटर हैं उनको थोड़ा सा एग्जिट देना चाह रहे हैं। ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। दूसरा क्या है कि एक सेबी का नियम भी है कि आपको मतलब अपने 75% की होल्डिंग रखनी है, तो इसलिए भी सेल आउट कर रहे हैं। पर लेकिन ये थोड़ी सी कंसर्न की बात रही थी, अगर कोई कंपनी प्रमोटर माल बेच रहा है, OFS के जरिए ला रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, क्योंकि पैसा जो है ना प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि प्रमोटर माल बेच रहे हैं, और फ्रेश इशू का मतलब है कि जो पैसा आप देने वाले हो वो पैसा पूरा कंपनी के ग्रोथ में काम आने वाला है। इसका मतलब होता है फ्रेश इशू। कुछ जनरल कॉर्पोरेट वगैरह के लिए काम मिलेंगे। ROC ROE वगैरह के बारे में नज़र डालें तो इस कंपनी का जो ROC है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 16% का निकल के आता है, काफ़ी हेल्दी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 19% का है,
बहुत अच्छा माना जाता है। पैट मार्जिन की बात करें, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो होता है वो 12% का है। अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, तो इसका लगभग 12% के आसपास निकल के आता है, जो काफ़ी हेल्दी माना जाता है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो 8 रुपये 41 पैसे का ईपीएस निकल के आएगा, जो काफ़ी अच्छा है। नेट एसेट वैल्यू की बात करें कि कंपनी की नेट एसेट वैल्यू क्या रहेगी, तो लगभग 4.7 सही रहेगी। पी रेशो की बात करें कि कंपनी में जनरली हम जो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी सामान को, अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो हम ये देखते हैं कि उस कंपनी का पी क्या है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है जो मैन्युफैक्चरिंग रहती है, अधिक पी पे ना ले लें, अधिक पी बी रेशो पे ना हो। तो ये कंपनी अपने 17 पी रेशो पे आ रही है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो जो है वो 17 का है, जो ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा ना महंगा ना सस्ता माना जाएगा। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें कि इसकी कितनी प्राइस टू बुक वैल्यू रहने जा रही है, तो साथियों इसका लगभग 5 प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये आएगी। इसको आप अगर एफएमसीजी का प्रॉक्सी प्ले माना जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट जो होते हैं, उनका क्या रहता है कि आप भाई कोई चिप्स बना रहे हो, चाहे हल्दीराम की या किसी की भी, कुरकुरे, नमकीन, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उनको भाई काहे ना काहे में तो पैक करोगे ना, खुला तो सामान बेचोगे नहीं। अब जो भी पैक करोगे तो ये मशीन वो बनाती है। तो एक तरह से एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट यूज़ आते हैं उसका ये प्रॉक्सी प्ले है, ऐसा भी समझा जा सकता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपनी तो अच्छी नज़र आ रही है, मतलब कंपनी की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल तरीके से, एसेट वगैरह में सस्टेनेबल ग्रोथ मिल रही है, रेवेन्यू में सस्टेनेबल ग्रोथ मिल रही है, प्रॉफिट भी सस्टेनेबल तरीके से बढ़ रहा है, आरओसी आरओई सब बढ़िया है, प्राइस टू अर्निंग रेशो भी ज़्यादा नहीं है, पी रेशो 17 का है। और जनरली इसके जो पीयर कंपटीटर हैं, एक तुम्हारा रेजो करके कंपनी है, रेजो, उसका पी है तुम्हारा 13 का, पी रेशो 13 का, और ईपीएस है उसका 1.87 का। तो उसके हिसाब से तो भी ठीक है। एक तुम्हारा इसी की सिमिलर इंडस्ट्री है विडोर वेल्डिंग, विडोर करके, वो 53 का पी है उसका, और जो लगभग 71 पैसे का उसका अर्निंग प्रति शेयर है। एक है तुम्हारा कंडारा करके कंपनी है, वो उसका पी रेशो जो है 45 का है, और जो उसका ईपीएस निकल के आता लगभग 11.57 का है। अगर देखा जाए तो ऑल ओवर ओपन इंडस्ट्री में तो काफ़ी अच्छे प्राइस टू अर्निंग रेशो पे आ रही है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। अब समझ लेते हैं इसका प्राइस बैंड क्या है। तो साथियों, इसने जो कंपनी ने अपना प्राइस बैंड सेट किया है वो 230 रुपये से लेकर 243 रुपये, 243, अगर आप हायर प्राइस बैंड 243 है, लोअर प्राइस बैंड जो है वो 230 रुपये है, और 61 शेयरों का एक लोट है। अगर आपको एक लोट के लिए एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 14,823 रुपये जैसे एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एनएससी बीएससी दोनों पे ही लिस्ट होगी कंपनी, और अभी कंपनी का जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अंदाजा बात रहा है, लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा दे सकती है साथियों, डबल भी हो सकता है। कंपनी के बारे में अगर पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव तो ये है कि लिस्टिंग गेन कंपनी दे सकती है, नो डाउट। और नेगेटिव के बारे में बात करें तो कंपनी का पूरा ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जितना भी पैसा है ना, ये पूरा प्रमोटरों की जेब में जाने वाला है, कंपनी में एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। ये कंपनी में कहीं ना कहीं नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। और जर्नली ये जो ये बोल दो कि यार ये कंपनी तो ख़राब है, ये ऑफर फॉर सेल ला रही है, ऐसा भी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि साथियों ऐसा कई बार हुआ है। चाहे आप केई इंडस्ट्री को देख लो, केईआई इंडस्ट्री को देख लो, चाहे केईआई इंडस्ट्री के प्रमोटरों ने बहुत नीचे के रेट में माल बेच दिया था, आज कंपनी काफ़ी ऊंचे प्राइस बैंड पे है। चाहे आप तुम्हारा पेज इंडस्ट्री को देख लो, पेज इंडस्ट्री के जो प्रमोटर हैं उन्होंने काफ़ी नीचे में माल बेच दिया था, और आज कंपनी कहाँ खड़ी है। और चाहे आप आइसर मोटर्स को देख लो, आइसर मोटर्स के प्रमोटर ने माल बेच दिया था। तो ऐसा नहीं रहता कि अगर प्रमोटर माल बेच रहा है तो क्या कंपनी ख़राब है, नहीं। कंपनी को अपने कुछ विषय हो सकते हैं, उनको अपनी कोई ज़रूरत हो सकती है कि वो भी माल बेच रहे हैं, उन्हें हो सकता है कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट हो, या पैसा कुछ अपना अलग किसी के लिए यूज़ ले रहे हों। तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना माने कि अगर प्रमोटर माल बेच रहा है या ओएफएस के जरिए कोई कंपनी आ रही है तो कंपनी ख़राब है, बेकार है, ऐसा नहीं है साथियों। हमेशा आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ लाने के बाद में कंपनी की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी। जैसे इस कंपनी की बात करें, ममता मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्या है कि मशीन बनाने का काम करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, और इसकी जर्नली 600 करोड़ की कंपनी है, मतलब बहुत छोटी कंपनी मानी जाएगी साथियों। पैसा बनेगा भाई, ये अगर यहाँ से सपोज करो
मैं आपको किसी भी आईपीओ में लगाने या नहीं लगाने की कोई राय नहीं देना, ना आपको मेरे से सुन कर इन्फ्लुएंस होना है, ना आपको मेरे सुन कर डिस्करेज होना है। आपको अपना आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। फाइनेंशियली जो भी डिसीजन लें, अपने फाइनेंस का जो भी आपका कोई फाइनेंस देखता हो, वित्तीय सलाहकार हो, उससे ही पूछ के करें। मैं आपको कोई जनरली बातें बता रहा हूँ कि भाई अगर की कंपनी जैसे अभी की स्थिति में 179 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, लेकिन उसके बाद में भी प्रमोटर के पास में काफ़ी हेल्दी प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है, मतलब 60% जैसा मालिकाना हक प्रमोटर के पास में रह जाएगा। और जनरली 60% अगर प्रमोटर के पास में है तो कहीं भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% के नीचे है तो आपको चिंता करने की बात है कि यार प्रमोटर की होल्डिंग 40 है, क्या होगा। मालिक अभी भी मालिक वही है, क्योंकि 51% जिसके पास होल्डिंग रहती है वो मालिक होता है, तो इसीलिए अभी भी मालिक प्रमोटर ही है, घबराने की कोई बात नहीं है। और कंपनी की वैल्यू क्या बनती है, मात्र स्मॉल कैप बन रही है 600 करोड़। अगर कंपनी यहाँ से भी 10 गुना हो गई, स्टॉक का प्राइस कितना होगा, 243 से हो जाएगा तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा 2400, और कंपनी 6000 करोड़ की बनेगी। मतलब जो छोटी कंपनियां होती है ना, उसमें आपको पैसा बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि एक बड़ी कंपनी है, जैसे मान लो तुम रिलायंस है, रिलायंस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 20 लाख करोड़ है। अब उसको 20 लाख करोड़ से 10 गुना होने के लिए आप सोचो कितना जाना पड़ेगा। इसीलिए छोटी कंपनियों में रिस्क भी रहता है, लेकिन ममता मशीनरी जैसे मैं कंपनी की फंडामेंटल पढ़ा और कंपनी की जो बिजनेस मॉडल को एनालिसिस किया, कंपनी की जो DRHP में इन्होंने दिया है वो, तो मेरे को ऑल ओवर कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसे बिजनेस बहुत अच्छे चीप प्राइस इस पर नहीं मिलते, और जाहिर सी बात है इसमें GMP भी अच्छा चल रहा है। तो साथियों इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि आपको पैसा इसमें आपका लगभग डबल तो हो ही सकता है, 80% के जैसा आपका पैसा बन जाए। आपको IPO में लगाना है नहीं लगाना है, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैंने तो जो कंपनी के बारे में अच्छी चीज़ें थी वो आपके साथ शेयर कर दी, जो कंपनी के बारे में बुरी चीज़ें थी वो शेयर कर दी। और अच्छी बात ये भी है कि कंपनी का हमेशा डिमांड रहने वाली है। मतलब आज मैं अपनी मतलब मेरठ से बिलोंग करता हूँ, तो अब मैं देखा हूँ कि गांव में आप टाउन में थोड़ा सा जाओ तो बच्चों के अंदर जो एक ललक है ना कि यार कुरकुरे, अभी कुरकुरे लाए तो बिस्कुट लाए तो अभी कुछ और, तो बच्चों के अंदर वो जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप उनको डांट दोगे वो थोड़ी देर बाद फिर रोने लगेंगे, क्योंकि इसका जो काम है वो हमेशा ही मतलब डिमांडेबल सेक्टर है। ऐसा नहीं है कि यार आपने नहीं है अब तो आगे। और अभी तो जो सरकार प्लास्टिक पे बैन लगा रही है, तो एक वो नया जो रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसकी भी पन्नियाँ वगैरह बनाने की ये कंपनी मशीन देती है। माने जैसे आपने देखा होगा ना, दोने बनाने की मशीन देती है, तो मशीन बनाने का काम करती है कंपनी। एक तरह से हार्डकोर बिजनेस है आपकी आंखों के सामने। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसे आप जानते ही नहीं, जो आपकी समझ में ही नहीं आता। भाई बिजनेस आपकी समझ में आना चाहिए। बिजनेस क्या है भाई, ये जो पन्नियाँ बनती हैं, जब कुरकुरे के प्रोडक्ट बनते हैं या कोई नमकीन का पाउच बनता है, या 5 की 10 की नमकीन आती है, 20 की नमकीन आती है, बड़े पाउच बनते हैं, उसकी जो मशीन होती है, जिस मशीन से बनती है, उस मशीन को बनाने का ये काम करती है। ये सिंपल फंडा है। लगभग इसका जो है 75 देशों में काम है, और 40% का जैसा जो रेवेन्यू है ना, जैसे अगर ये कंपनी सपोज करो 10,000 करोड़ रुपए कमा रही है, ऐसा समझो, या छोटे लेवल पे बताता हूँ, अगर कंपनी 1,000 करोड़ रुपया कमा रही है तो 400 करोड़ रुपया कंपनी बाहर के देशों से कमा रही है, ऐसा समझ लो आप। इसका जो 40% रेवेन्यू है वो अदर देशों से आता है, और 60% रेवेन्यू जो भारत से आता है, और अदर देशों में भी अच्छे देशों से आता है। मतलब तुम्हारा यूरोप है, और तुम्हारा अमेरिका है, कनाडा है, तुम्हारा साउथ अफ्रीका है, इस तरह के जो देश है ना, अफ्रीकन कंट्री जो हैं, वहाँ से आता है। ऐसा घबराने वाली बात नहीं कि बिज़नेस क्या है हमें समझ में ही नहीं आया। भाई बिज़नेस क्या है, ये हार्डकोर बिजनेस है, सीधी सिंपल सी बात है। आप क्या करती है कंपनी नहीं पता। अब ये जो तुम कोई पाउच फाड़ते हो, वो जो पाउच बनता है, जिससे वो पाउच बनता है, वो मशीन ये बनाती है, ममता मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की GMP अच्छी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लिस्टिंग गेन काफ़ी मिल सकता है, ऐसा उम्मीद है। GMP एक अंदाज़ा मात्र है। आप GMP को देख कर IPO में एप्लीकेशन ना लगाएं। और शेयर मार्केट में जो भी आदमी निवेश करता है, जो काम करता है, सबसे पहला है कि कंपनियां पढ़ें, उनका बिजनेस मॉडल पढ़ें। कि कोई भी कंपनी का शेयर कहीं भी ना खरीदें, कुछ भी ना खरीदें, उससे अच्छा है कि आप फंडामेंटल पढ़ें, कंपनी का बिजनेस मॉडल पढ़ें, फ्यूचर में चलेगी क्या नहीं चलेगी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, EPS क्या है, कंपनी ROC क्या है, पहले ये समझ लो। ROC बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए, तो अगर उसमें आपका ROC है 20 का, तो उसका मतलब क्या है
कि आप 1 लाख रुपए पे 20,000 रुपये कमा पा रहे हो। सीधी सिंपल बात है। अगर किसी कंपनी का ROC सिंगल डिजिट में है तो आप उससे दूर रहो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नुकसान कर लोगे। साथियों, FNO बिल्कुल ना करें, इंट्राडे बिल्कुल ना करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं देख रहा था लगभग 77% यूज़र मेरे ऐसे हैं, चैनल को देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो 0.5 सेकंड लगती है, कर दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद।